नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल साहित्य नारी में। मैं निर्मला विश्नोई। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस बनाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और साथ ही दूसरे कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इन वीडियोस में हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स का यूज करते हुए समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन सी अपभ्रंश से कौन सी उपबोली का विकास हुआ, कौन कौन सी उपबोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये सारी चीजें हम मैप से और ट्रिक से याद करने वाले हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाषा क्या होती है। पाश्चात्य चिंतक क्रोचे के अनुसार भाषा एक अभिव्यक्ति है, जिसको कामता प्रसाद गुरु, जो भारतीय चिंतक है, वे कहते हैं कि भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचार प्रकट करता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जिसमें व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है और ये अर्जित की जाती है। समाज के द्वारा ही हम अर्जित करते हैं भाषा को। और उसके साथ ही जब हम कहीं और जगह जाते हैं और वहां से हम कुछ और नए नए शब्द अपनी भाषा में मिला देते हैं, तो उससे हमारी भाषा परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए भाषा एक परिवर्तनशील भी है। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे कि भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार क्या होता है? भारत और यूरोप महाद्वीप का जो परिवार है, भारत और यूरोप से बना है भारोपीय परिवार। तो इसके अंतर्गत भाषा दो भागों में बांटी जाती है, सतम और केटुम वर्ग में। सतम वर्ग में 4 भागों में विभाजित किया जाता है और केतुम वर्ग में 6 भागों में विभाजित किया जाता है। तो केतुम के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे यूनानी है, लेटिन भाषा है, इन सब का जिक्र किया जाता है। लेकिन जो हमारी हिंदी है वो सतम वर्ग से आई है। अगर कभी भी ये पूछ लिया जाए हमारी हिंदी का विकास कौन से वर्ग से हुआ है या भारतीय आर्य भाषा का विकास कौन से वर्ग से हुआ है, तो हम कह सकते हैं सतम से। सतम में 4 भाग होते हैं। 4 भाग में जैसे कि भारतीय आर्य भाषा, ईरानी, दर्दी और फारसी भाषा। भारतीय आर्य भाषा मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी जाती है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को माना जाता है। तो सबसे पहले संस्कृत का विकास किया गया। हम जैसे आगे देखो, इसको हम कालक्रम के अनुसार देखते हैं। संस्कृत का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस समय महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हमें मिलते हैं। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हमें वेदों का, जैसे कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों का जिक्र मिलता है। पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को छांदस के नाम से जाना है और वही पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में उन्होंने उसको नियमबद्ध कर व्याकरणिक रूप देकर लौकिक संस्कृत जैसा रूप हमारे सामने आया। तो इसको आम लोग भी प्रयोग करने लग गए थे। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी रचना किसकी है? उसका जवाब होता है पाणिनि। संस्कृत के बाद में आती है पाली भाषा। तो पाली का उद्भव 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय गौतम बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया। तो हमें बुद्ध के उपदेश है जो पाली के अंतर्गत मिलते हैं। वहीं पाली के अलग अलग नाम है। पाली का विकास में कोई इसका नाम पल्ली मानता है। बौद्ध उपदेश का प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक उसको पंक्ति से इसका मानते हैं विकास। पाश्चात्य चिंतक मैक्स मुलर है जो पाली का विकास पाटली से मानते हैं।
पाटली अर्थात पाटलिपुत्र की भाषा। जो मगध के आसपास का क्षेत्र है वहां पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो वहीं से जन्मी ये भाषा पाली भाषा के नाम से विख्यात हो गई। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत का कालक्रम है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसका कालक्रम याद करने की आप चिंता ना करें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की, मैं बताती हूँ, आप देखो। प्राकृत प्राकृत का कालक्रम है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये ईस्वी और ईसा पूर्व में कभी कंफ्यूज नहीं होना। प्राकृत भाषा है जो जन सामान्य की भाषा कहलाती है। आम लोग अपनी भाषाओं को अपने विचारों को प्रकट करने में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो वर रुचि के अनुसार प्राकृत 4 भागों में बांटी जाती है। कौन कौन सी? सौरशनी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, मागधी प्राकृत और पेशाची प्राकृत। सौरशनी प्राकृत जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जैसे कि कश्मीर से लेकर कश्मीर के आसपास का क्षेत्र और उससे थोड़ा नीचे राजस्थान की साइड का यहाँ का क्षेत्र, अपने दिमाग में इंडिया का मैप रखोगे तो अच्छे से समझ में आ सकता है। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर भारत मान सकते हो आप, उत्तर भारत के आसपास का क्षेत्र सौरशनी प्राकृत के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र प्राकृत में आता है। और उसके बाद में मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत मगध क्षेत्र के साइड का भाग है, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग, इंडिया का उत्तर पूर्वी भाग जो है वो आता है मागधी प्राकृत में। और उसके बाद में आता है पेशाची प्राकृत। पेशाची प्राकृत कुछ लोग उसे भूति प्राकृत भी कहते हैं। पेशाची पिशाच से बना है, पिशाच अर्थात भूत, तो उसको भूति प्राकृत भी कहा जाता है। और पेशाची प्राकृत अफगानिस्तान, तुर्की और उसके आसपास का जो क्षेत्र है सिंध, वहां की भाषा है, उसको हम पेशाची प्राकृत में बांटते हैं। और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार हुआ, वो मुख्य रूप से प्राकृत में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार मुख्य रूप से पाली में हुआ। प्राकृत के बाद में आता है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा जो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक उसका कालक्रम माना जाता है। अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास माना जाता है। और यहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को तो पुरानी हिंदी तक कह दिया है और आम लोगों की भाषा हो गई थी। और अपभ्रंश के 6 प्रकार है, उसी से ही हिंदी की उपबोलियों का विकास हुआ। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हिंदी की उपबोली क्या है, हिंदी का विकास कैसे हुआ, वो चीजें हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में आता है हिंदी। हिंदी जो 1000 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। तो आप इसका कालक्रम में आप देखोगे कि सब में 500 ईस्वी का फर्क है, सिर्फ एक संस्कृत के अलावा। संस्कृत में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, 1000 साल का गैप है। और उसके बाद में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से अब तक जो हिंदी का विकास। तो आइए हम आगे देखते हैं कि अपभ्रंश के कौन कौन से भेद है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं जो अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसको हम एक मैप से पढ़ेंगे जिससे हमें पूरी अच्छे से याद हो जाएगी, और इसमें हम अलग अलग ट्रिक्स भी यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं: सौरशनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, राजचंद अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। जो आप ऊपरी ये 4 देखते हैं, सौरशनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ये लगभग भारत का आप जब मैप देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो पश्चिमी भाग है, हल्का सा इधर मैप बना ही देती हूँ ना। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग, ये भाग आ जाता है इन चारों में। और उसके अलावा जो मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश,
ये है जो भारत का पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि शौर्षणी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास हुआ। इसको याद करने की चिंता मत करिए, बस देखिए आप, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी। चलो, पेशाची अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश में पंजाबी और लहंदा का विकास हुआ, और ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी का विकास हुआ, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी का, और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि पेशाची अपभ्रंश में किसका विकास हुआ, या फिर पेशाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा उद्भव हुई, ये भी प्रश्न आ सकता है, या पंजाबी भाषा का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको देखना है कि पैसा यानी कि मनी, पैसा देकर पंजाबा और लहंगा खरीदा। ट्रिक है याद करने की, पंजाबा और लहंगा। तो पंजाबी और लहंगा पेशाची अपभ्रंश से आ गई। ब्राचड़, ब्राचड़ से हम बासी, बासी यानी कि ब्राचड़ से सिंधी का विकास हो गया, बासी। जैसा कि सामने दिख रहा है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का उद्भव हुआ। अभी आता है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। मागधी अर्थात मगध का क्षेत्र, जिसमें सम्राट अशोक का शासन था, मगध का क्षेत्र। ये देखिए, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, अर्थात जो पूर्वी भारत है वहां का क्षेत्र मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आ जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी। तो उसको याद करने में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अर्धमागधी उसमें भी आधा र आता है, और पूर्वी हिंदी उसमें भी आधा र आता है। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव किससे हुआ, कौन सी अपभ्रंश से हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि शौर्षणी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती का क्षेत्र, अर्थात शौर्षणी अपभ्रंश का उद्भव यहां से इधर। नेक्स्ट आते हैं, तो हम देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा में 5 भागों में विभाजित है: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी है जो 5 बोलियों में बटी होती है: ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी में। तो यहाँ हम देख सकते हैं राजस्थानी है जो 4 भागों में: मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। एक बार आप ये सब देख लीजिए, उसके बाद हम मैप से पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा उसको। और जो पूर्वी हिंदी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। और बिहारी है जो भोजपुरी, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली भाषा बोली जाती है। तो चलिए, उसको याद करने की भी एक ट्रिक है, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो कौन सी बोली किसके अंतर्गत बोली जाती है। सबसे पहले देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को हम याद करने के लिए अबच, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र, अबच। और मैप में भी हम देखते हैं पूर्वी हिंदी जो है अर्थात ये वाला क्षेत्र जहां पर अवधी, अवधी जैसे अवध का क्षेत्र है, जैसे लखनऊ के आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर अवधी भाषाएं बोली जाती है। और उसके बाद में आता है बघेली। बघेली जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मुख्य रूप से इधर बोली जाती है। और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है भाषा वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बिहारी भाषा है, उसके मुख्य 3 भाग है। कौन कौन से? भोजपुरी और मैथिली और
मगही। तो जैसा कि हमें पता है कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो उसको याद करने की ट्रिक है भोजपुरी मैम। भोजपुरी मैम यानी कि भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में बोली जाती है, और मैथिली है जो दक्षिणी बिहार में बोली जाती है, और जो मगही है वो पूर्वी बिहार में बोली जाती है। तो इसीलिए बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, तो भोजपुरी मैम, भोजपुरी, मैथिली और मगही। और वही आता है पहाड़ी। पहाड़ी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, कुमायूनी और गढ़वाली। तो जो कुमायूनी भाषा है वो हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और जो गढ़वाली है वह उत्तरांचल और उस साइड में बोली जाती है, थोड़ी नीचे की साइड। और उसके बाद में नेपाली भी आता है जो पहाड़ी के अंतर्गत की भाषा है, लेकिन पहाड़ी में अभी तक कोई भी साहित्य रचना नहीं की गई है। उसके बाद में आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र 5 भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहा जाता है, और ये हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, और उसके अंतर्गत अण वर्ण का अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है ये मेरठ, दिल्ली, रामपुर आदि के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। मुख्य रूप से हिंदी का जो विकास है वो खड़ी बोली से ही माना जाता है, और खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में आता है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है बुंदेली। बुंदेली जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, और बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। और उसके बाद में कन्नौजी आता है। तो कन्नौजी हम देख सकते हैं कि जो पूर्वी हिंदी के आसपास का जो क्षेत्र है, कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो चलिए अभी हम चलते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जयपुरी बोली जाती है, जिसको ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जैसे कि जोधपुर हो गया, बीकानेर, जालोर, सिरोही, ये क्षेत्र में। फिर देखते हैं हम मेवाती। मेवाती है जो दक्षिण राजस्थान में, जैसे कि उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाती है। और मालवी जो है वो अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। वहीं ग्रियर्सन ने राजस्थानी के 5 भाग माने हैं। एक और नया भाग माना है जिसका नाम है निमाड़ी। तो इस प्रकार हमने हिंदी की उपभाषाएं देखी, और उपभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हैं। तो कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, यह सब देखा है। तो उसका एक बार हम रिवीजन करने के लिए आप देख सकते हो, छोटा सा एक पेज है जिसके अंतर्गत आपको ये बताएंगे कि राजस्थानी जैसे है, तो राजस्थानी का भाग ये है जिसके अंतर्गत मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, वहीं मालवी जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, मेवाती जो अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है वहां बोली जाती है, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और जो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और वहीं पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी जो है वो 5 भागों में विभाजित है, और पश्चिमी हिंदी में जैसे कि हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर गिरियासन बोलते हैं बांगरू। और जो हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है, वहीं खड़ी बोली है जो मेरठ और दिल्ली के आसपास की बोली है। और ब्रज भाषा जो है जिसे अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है, और जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और वहीं बोली जाती है ये ब्रज भाषा। और कन्नौजी है,
कन्नौजी जो है कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है और कानपुर में भी कन्नौजी बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्र। बुंदेली है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बोली जाती है और बुंदेलखंड, ग्वालियर आदि के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर बुंदेली बोली जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि पहाड़ी, तो पहाड़ी जो है पहाड़ी है जिसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली का क्षेत्र आ जाता है, नेपाली की भाषा आ जाती है। गढ़वाली जो है वो उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है और कुमायूनी जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है और उसमें एक भी साहित्य रचना नहीं है। उसके बाद में आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अबज, अबज के नाम ट्रिक से हमने याद किया था। तो अवधी जो अवध के क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। अवधी के अंतर्गत हमें सूफी काव्य और राम कथा, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी अवधी में बहुत सारी रचनाएं की है, तो हमें सूफी और राम भक्ति काव्य धारा के बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं हमें अवधी में मिल जाती है। और उसके अलावा बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और उसके बाद में आता है बिहारी की भाषा है, हमने याद किया था उसकी उपबोलियों का, भोजपुरी मैम से। तो भोजपुरी जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है और बिहार के अंतर्गत का क्षेत्र है। और उसके बाद में उसके पूर्वी भाग में मैथिली बोली जाती है और मगही है जो बिहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार हुआ, आधुनिक आर्य भाषा में कौन सी अपभ्रंश से कौन से आर्य भाषा का विकास हुआ और उसी के साथ ही कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और हिंदी की बोलियों का विभाजन, कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली का विभाजन हुआ और कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।